आज के वीडियो में हम दो प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक कर दोनों प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमें यहाँ जांच करना है कि 6 पर n पावर मतलब n का मान 1, 2, 3 कुछ भी रख दें और उसको हल करें तो क्या कोई ऐसा संख्या प्राप्त होगा जिसके अंत में 0 आ जाए। तो इसी को हमें हल करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लिया है। तो आइए इसे समझते हैं कि इसे किस प्रकार से हल किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो प्राकृत संख्या है इसको यहाँ पे मान लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि माना प्राकृत संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी हम मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल 3 संख्या को ही माना है। इसलिए 6 पर जो n पावर है जो कि यहाँ प्रश्न पे लिखा गया है, तो 6 पर n पावर में n का मान रखने पर यानी n का मान पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 पर हम n का मान जो है 1 रखे हैं। तो 6 पर 1 पावर का मतलब हो गया 6, जिसका खंड होगा 2 गुने 3 यानी 2 गुने 3 6 के बराबर होता है। उसी प्रकार से हम 6 पर 2 पावर लिखेंगे n का मान। तो n का मान 2 पावर का मतलब हो गया कि 6 जो है वो 2 बार होगा। 6 गुना 6 यानी 2 6 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 और फिर 2 गुने 3। तो 2 बार हम जो है इसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे हम लिखेंगे 6 पे 3 पावर। 6 पे 3 पावर का मतलब हो गया कि 6 जो है वो 3 बार हमें लिखना है। तो सबसे पहले एक 6 के बदले हम 2 गुना 3 लिखें, दूसरे 6 के बदले 2 गुना 3 लिखें और तीसरे 6 के बदले 2 गुना 3 लिखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 पे चाहे कितना भी पावर हम ले लें, 3 पावर ले लें, 4 पावर ले लें या 5 पावर ले लें, लेकिन उसका खंड जो है 2 और 3, केवल 2 और 3 ही जो है वो आ सकता है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या जो है यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 6 पर n पावर का अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक स्थिति में 2 और 3 आया है, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, लेकिन 6 पर n पावर 0 पर समाप्त होगी यदि 6 पर n पावर 5 से विभाजित होती है। यानी कोई भी संख्या 5 से विभाजित होती है तभी उस संख्या के अंत में 0 आने की संभावना है। अर्थात 0 आने वाली जो संख्याएं होती है वो 5 से निश्चित ही विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी स्थिति में 5 नहीं आया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 6 को भी हमने यहाँ पे हल कर लिया है। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर हम इसे समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है, इस बात को हमें यहाँ पे साबित करना है, व्याख्या करना है। तो आइए सबसे पहले ये जाने कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 6 और 8 एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से आइए हम इसे हल करते हैं। तो पहला है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे और बाकी संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 7 गुने 11 और जहाँ भी 13 और 13 था वहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा और इस 13 के बदले 1 लिखा गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं कि 3 संख्या गुना में है और 1 संख्या जो है वो प्लस में है। तो सबसे पहले गुना का काम होता है, तो पहले 7 गुने 11 गुने 1 को करेंगे और उसके बाद हम 1 को जोड़ देंगे। तो जब हम इसे गुना करते हैं तो हमारे पास 77 प्राप्त होता है और 77 प्लस 1 हमारा हो गया 78। 13 के बदले 13 लिख देंगे और 78 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13, यानी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, अतः यह संख्या जो है वह भाज्य संख्या हुआ। उसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसमें भी हम देखते हैं कि एक संख्या जो है वो डबल है, यानी 5 डबल लिखा गया है। तो 5 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया है और बाकी को ब्रैकेट में लिख लिया गया है, यानी जिस जगह पे 5 था उस जगह पे हमने 1 और यहाँ पर भी 1 लिखा है और बाकी जो संख्या था उसे सेम उतार दिया गया है। अब हम 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 1 को गुना करते हैं तो 504 प्राप्त होता है और प्लस 1, जब दोनों को प्लस करते हैं तो 505 हमारे पास प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे 5 को पहले उतार देंगे और 505 को जब हम खंड करते हैं तो 5 गुने 101 हमारे पास प्राप्त होता है, अर्थात यह संख्या हम देखते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से किसी भी संख्या को इस प्रकार हल कर सकते हैं।